Hi friends and all my dear students, this is परवेज़ रहमानी। और जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम आज रिवीजन वर्क थोड़ा आपका करवा दें। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले, प्रभास ने पूछा था। क्या पूछा था प्रभास आपने क्वेश्चन? आपने पूछा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ये मैंने पिछले यूनिट में ऑलरेडी पढ़ा दिया था आपको, यानी वो यूनिट इंटरेक्शन थ्रू कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, जो आपके EPC 1 EPC 3 का यानी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT का सेकेंड यूनिट है, उसमें पढ़ा दिया था। हम सॉफ्टवेयर क्या है कि उसके बिना कोई कंप्यूटर रन कर ही नहीं सकता है, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक मंच प्रदान करता है। दरअसल ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की एक कड़ी है या एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और उसकी वजह से आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सकता है। और दरअसल सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रबंधन है, रिसोर्स का प्रबंधन देखता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाया गया एप्लीकेशन होता है। ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर असल कहा जाए तो सबसे निम्न भाषा है, असेंबली लैंग्वेज है सिस्टम के लिए। जबकि उसकी हाई लेवल लैंग्वेज C हो, C++ हो, .NET हो, ये सभी जो भी होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। ठीक है। और जब इसको हम रन करते हैं तो सिस्टम को चालू करने से लेके बंद करने तक सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन ही रहता है, बंद नहीं होता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम जब चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलाते हैं। ठीक है। को चलाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो उसकी चॉइस है यूज़र की, वो चाहे तो उसको चलाए। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना वो चल ही नहीं सकता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका सामान्य उद्देश्य होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होता है। और उदाहरण के लिए सबसे अच्छा अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, असेंबली की भाषा में लिखा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि रिसोर्स का प्रबंधन करता है, उसका कंट्रोलिंग करता है, उसका नियंत्रण करता है। ये मेमोरी प्रबंधन या प्रोसेस प्रबंधन, सुरक्षा, सिस्टम की सुरक्षा सभी का ख्याल रखता है। ठीक है ना। और जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको भी कंप्यूटिंग वातावरण प्रोवाइड यही करता है। इसके बिना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर ही नहीं सकता है। ठीक है। तौर पर कोई भी यूज़र सीधे सिस्टम सॉफ्टवेयर से बातचीत नहीं कर सकता है। वो क्या करता है, यूज़र सिस्टम द्वारा निर्मित GUI यानी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट होता है, और उसी के बदौलत किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि जूम जूम मीटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए से हम क्या कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। और अभी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, कई सारे लोग ऑनलाइन आए हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैं तो होस्ट कर रहा हूँ, अभी देख सकते हैं आप, अविनाश कुमार भी ऑनलाइन आ चुके हैं, प्रभास रंजन रोल 19, ऋचा कुमारी रोल नंबर 63, आदित्य रोल 94, चंदा कुमारी भी, क्यूरी गार्गी, इनका नाम नहीं शो कर रहा, मोबाइल नाम शो कर रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं। गौरव कुमार भी ऑनलाइन है, और जानकी झा रोल नंबर 1 आप भी ऑनलाइन आ चुकी हैं। और इसी के साथ अगला नाम मैं देख पा रहा हूँ जो कि स्क्रीन पे आ रहा है, प्रभास कुमार 19, ऋचा कुमारी 63, आदित्य, है ना, पिंकी कुमारी 24, प्रभास 94, कुछ नए लोग जुड़े हैं जैसे कि रोल नंबर 82 रीता कुमारी, सुमिति झा रोल नंबर 2, सीता कुमारी रोल नंबर 69, प्रियंका कुमारी, जानकी झा रोल नंबर 1, गौरव कुमार, ये सभी जुड़ चुके हैं ऑन स्क्रीन। उसके बाद देख सकते हैं प्रभास कुमार रोल 19, ऋचा कुमारी रोल 63, चंदा कुमारी, कुमार गौरव, है ना। और उसके साथ ही मैं देख पा रहा हूँ अविनाश कुमार रोल नंबर 54, पिंकी रोल नंबर 24, अविनाश कुमार, आदित्य 94, और इसी तरीके से पिंकी कुमारी, प्रभास रंजन, है ना, ये प्रिया राज, प्रभास रंजन, गौरव कुमार, तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन आ चुके हैं। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं मैंने उसका आपको रिप्लाई दिया है, और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। वैसे आप लोग आवाज़ म्यूट रखें, वॉइस म्यूट रखें, ठीक है ना। जब आपको क्वेश्चन करना हो
तभी आप उसको ऑन करें, वरना क्या होता है बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, विक्रम ठाकुर, नरेश कुमार रोल नंबर 96, अविनाश कुमार रोल 54, सुमति झा रोल 2, जानकी सोनी कुमारी रोल 44, सभी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। ठीक। एंड वन मोर थिंग, जैसे ये PC3 का यूनिट 3 हम कर रहे हैं और ICT एंड इवेल्युएशन ये नाम है ना, तो सेम इसी तरीके से NIOS के अंदर DL-ED प्रोग्राम है जिसका कोर्स कोड है 504। उसमें यूनिट 11 है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। यहाँ भी सेम चीज़ ही आपको पढ़ना है, तो मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि एक साथ ये NIOS के उन बच्चों के लिए जो कोर्स कोड 504 के लिए खोज रहे हैं उनको ये टॉपिक यहाँ से मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक डेवलपमेंट इन स्कूल सिनेरियो, ठीक है, विद इनबिल्ट इवेल्युएशन मैकेनिज्म। तो इसमें हमें कई तरह के क्वेश्चंस के बारे में जानना है, तो उसके पहले हम जान लें कि हम उसको स्टडी कैसे करेंगे। एक फ्लो चार्ट हमने यहाँ पे दिया है, एक चार्ट देख सकते हैं, लेसन गाइड है, एक्सपेक्टेशंस है, क्वेश्चन बैंक्स का मीनिंग कंसेप्ट है, उसकी इंपॉर्टेंस है, और उसको कैसे डेवलप करना है, डेवलपमेंट कैसे होगा क्वेश्चन बैंक का, वो है यूजेस कैसे होगा उसका, है ना, ये सारी चीज़ें क्या आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, हमारा जो यूनिट 3 है उसका सेक्शन B यानी कि क्वेश्चन बैंक डेवलपमेंट इन ए स्कूल सिनेरियो विद इनबिल्ट इवेल्युएशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो उसमें हम जानेंगे क्वेश्चंस कैसे रेडी करना है, उनका मैनेजमेंट क्या होगा, उसको बनाने का तरीका क्या रहेगा। उसके बाद उसे मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट आंसर है, जम्बल्ड सेंटेंस है, क्रॉस वर्ड है, उसके बाद मैच द फॉलोइंग होता है, ऑर्डर होता है, गैप्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ये सारी चीज़ों को हम उसके बाद जानेंगे। तो सबसे पहले जाने कि प्रश्नों का संग्रह यानी कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है। ठीक है, शिक्षा की जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें बहुत तरह के सुधार किए गए हैं आधुनिक युग में, और उसमें बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है किसका, क्वेश्चन बैंक का, यानी कि प्रश्नों के संग्रह का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम को कई भागों में बांट करके उनको पढ़ने का सुझाव दिया जाता है, और उनमें प्रश्नों को जो पढ़ने का सुझाव है उसको भी कई तरह से बांटा गया है। ठीक है, जिस आधार पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आधार पे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है, इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होता है, शॉर्ट के भी पहले होता है वेरी शॉर्ट टाइप यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद क्या होता है लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, इसके बाद आपका होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद होता है वेरी लॉन्ग। ठीक है, अति दीर्घ टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो। तो इस सब तरह से क्वेश्चंस की कैटेगरी को बांटा गया है, और उसके हिसाब से उनको हम कैटेगराइज करते हैं, और हर एक क्वेश्चंस को उनके कैटेगरी के हिसाब से ही बनाया जाता है। और प्रीवियस एग्ज़ाम्स में उस टाइप के कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनको देखने के बाद, उनको पढ़ने के बाद बच्चों को आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाना शायद बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कुछ संस्थाएं हैं जिनका केवल परीक्षण करना ही मुख्य कार्य है, जैसे SSC, इस तरह के और भी कई संस्थान बनाए गए हैं, और उन सभी का यही मानना है, वो लोग जो क्वेश्चंस बैंक तैयार करते हैं उसके पीछे पूरा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, एक कार्यविधि है, और ऐसा माना गया है, ये ऐसा अधिक विश्वसनीय माना गया है कि जो पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं उनको देख करके उनके हिसाब से तैयारी करने पर बच्चे आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, परीक्षण तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रश्न संग्रह एक नया आयाम माना जाता है। क्वेश्चन बैंक का उपयोग परीक्षण में तो किया ही जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके क्वेश्चंस को तैयार करने में ज़्यादा टाइम भी लगता है, और कई बार क्या होता है कि विभिन्न स्रोतों से जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा प्रश्नों को तैयार करवाया जाता है, और उनकी जांच भी उन्हीं के द्वारा करवाई जाती है। प्रश्नों का संग्रह कर के रखा जाता है, आवश्यकता पड़ने पर, ठीक जिस तरह से ब्लड बैंक में ब्लड का संग्रह होता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड दे दिया जाता है उन्हें, इसी तरीके से जब ये क्वेश्चन बैंक का सेटअप तैयार हो जाता है तो जब अचानक ज़रूरत पड़ती है और कम समय होता है, तो उसमें कम समय में ज़्यादा काम करना हो, तो विशेषज्ञों के उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में प्रश्न बैंक के ज़रिए से इस काम को किया जाता है। शिक्षा के मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रश्न संग्रह का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, या क्रांतिकारी सुधार इसको माना गया है। ठीक है, विश्वविद्यालय हो या विद्यालय हो, हर स्तर पर प्रश्न संग्रह बनाया जाता है, और इस तरह से क्या होता है कि विभिन्न परीक्षाओं
को प्रश्न संग्रह के माध्यम से, चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएं हो, काउंसिल की परीक्षाएं हो, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हो, सभी में प्रश्न पत्र के बिना, इनकी सहायता लिए बिना कोई भी तैयारी पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रश्न संग्रह का अर्थ होता है कि वो कुछ विशिष्ट प्रकार की जानकारी दे। जैसे कि कुछ जानकारी निम्नलिखित है। पाठ्य वस्तु का विशिष्ट क्षेत्र जिस पर प्रश्न बनाया जाए ये पता चलता है। विशिष्ट मानसिक योग्यता का पता चलता है, उसका मापन किया जा सकता है। प्रश्न के उत्तर देने में कितना समय दिया जाना चाहिए इसका पता चलता है। प्रश्न का रूप कैसा होगा इसका पता चलता है। प्रश्नों के लिए कितने अंक निर्धारित किए जाएंगे इसका पता चलता है। प्रश्नों का जो डिफ़िकल्टी लेवल है यानी कठिनाई स्तर, इसका पता चलता है। और विभेदीकरण का गुणक कितना है ये भी पता चलता है। इसकी गणना विधि का भी विवरण पता चल जाता है। और प्रश्न का जो सही उत्तर हो वो इसमें देना अनिवार्य होता है। बैंक की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए हम कुछ उत्तर देखते हैं। नंबर 1, छात्रों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है, या विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन कैसे करते हैं उसके लिए। नंबर 2, सीखे हुए पाठ्य वस्तु की लगातार जांच की जाने लगी है या नहीं, इसकी आवश्यकता के लिए। नंबर 3, विद्यालयों में नए नए पाठ्यक्रमों का विकास हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी मिलती है। नंबर 4, परीक्षा का प्रयोग कई आशय से किया जाता है, जैसे कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन हो, छात्रों का निदान करना भी हो, शिक्षा निर्देशन तथा परामर्श आदि देने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिकांश पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा दी जाने लगी है, जैसे कि बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, चाहे आईआईटी हो, एम्स हो, ठीक है ना, या हमारे यहाँ बीएड के लिए सीएटी हो। अब तो डीएलएड के लिए भी निकाला जा रहा है इसी तरीके से। और अगला पॉइंट ये है कि सभी संस्थाएं नियुक्ति हेतु पहले लिखित परीक्षा फिर मौखिक परीक्षा लेती हैं। और बैंक की नौकरियों, रेलवे की नौकरियों, इन सभी संस्थानों में जो चयन होता है इनकी व्यवस्था इसी के द्वारा होती है। विश्वविद्यालय में अनुदान आयोग के द्वारा या शोध छात्रवृत्ति या उच्च शिक्षा में प्रवक्ताओं का जो चयन होता है, सभी राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं की व्यवस्था की जाने लगी है। बर्ग ने 1985 में प्रश्न संग्रह को लेकर यानी क्वेश्चन बैंक को लेकर के एक परिभाषा दी थी। कहा था कि प्रश्न संग्रह की जो प्रक्रिया है उसके महत्व एवं उसकी आवश्यकता का उल्लेख इस प्रकार से किया जा सकता है। दूरवर्ती शिक्षाओं में छात्रों के लिए परीक्षण प्रणाली भी लचीली होनी चाहिए। छात्र जब भी अपनी तैयारी कर ले, पाठ्यक्रमों का अध्ययन पूरा कर ले और जब भी वो चाहे तो परीक्षा की व्यवस्था उसके लिए होनी चाहिए। परीक्षाओं की सुविधा हेतु कई बार परीक्षाओं के अवसर दिए जाएं, तभी छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। सभी विषयों में औपचारिक योग्यता हेतु परीक्षाओं की व्यवस्था की जाए। ठीक है, ये सब बिना प्रश्न संग्रह के संभव नहीं है। संग्रह के विकास की जो प्रक्रिया है वो 5 चरणों में आधारित होती है। जैसे पहली अवस्था है प्रथम अवस्था। इसमें क्या होता है, आरंभ की अवस्था में विश्वविद्यालय बोर्ड की परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन किया जाता है। ठीक है। द्वितीय अवस्था की बात करें तो इसमें प्रश्नों का आकलन करना, वैधता एवं उसके पूर्व की परीक्षा अग्रलिखित क्रियाएं भी पूरी की जाती है। तृतीय अवस्था की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एकत्रित किए हुए सभी प्रश्नों का एक समूह बना दिया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसमें कठिनाई स्तर को देखा जाता है, विभेदीकरण की शक्ति देखी जाती है, तब जाकर के सुधार करने के बाद इसको तैयार किया जाता है। इसके बाद चौथी अवस्था जो होती है, इसमें चयन किए गए प्रश्नों को वास्तविक परीक्षा की परिस्थिति में जांच की जाती है और प्रश्न पत्र की वैधता और विश्वसनीयता भी ज्ञात की जाती है। और अंतिम अवस्था यानी पांचवी अवस्था जो होती है वो है कि इसमें जो प्रश्न संग्रह है उसको प्रत्येक प्रश्न को एक कार्ड पर टाइप कराकर मुद्रण करा करके प्रत्येक प्रश्न के संबंधित विस्तृत जानकारी भी रखी जाती है। प्रश्नों एवं प्रश्न पत्रों के जो संकेत होते हैं उसका आवंटन करते हैं और इन संबंधित जितनी सूचनाएं हैं उसको कंप्यूटर को दे दिया जाता है ताकि आवश्यकता और समय पड़ने पर तुरंत उसको प्राप्त कर लिया जाए। अंत में हम बात करेंगे प्रश्न संग्रह के लाभ क्या है। ठीक है, इसके लाभ कैसे हैं, इसके कई तरह के लाभ हो सकते हैं।
आज सभी प्रकार की जो परीक्षाएं हैं वह सुनिश्चित प्रकार पे होती हैं, क्योंकि इसमें कम समय में एग्ज़ाम्स को ले लिया जाता है, उसका रिज़ल्ट भी तुरंत आ जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, कई अतिरिक्त अन्य शैक्षिक कार्यों में भी उपयोगी होते हैं। प्रश्न संग्रह का जो प्रश्न है, उसका जो कठिनाई स्तर है, उसका जो विभेदीकरण की शक्ति है, उसको गुना किया जाता है, ताकि इससे समूहों की तुलना में तथा स्थानीय मानक विकसित करने में भी आसानी होती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा गुण यह है कि शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अंतिम परीक्षा ही दी जाती है, परंतु प्रश्न संग्रह की प्रक्रिया में क्या होता है कि शिक्षा में अपेक्षित परिवर्तन और सुधार भी किए जा सकते हैं। पाठ्यक्रम विकास, उसके बाद है परीक्षा प्रणाली की तुलना भी की जा सकती है। शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अंतिम परीक्षा ही दी जाती है, और प्रश्न संग्रह की प्रक्रिया में शिक्षा में अपेक्षित परिवर्तन हो या सुधार किए जाना हो, इन सभी के लिए प्रश्न बैंक अगर है, क्वेश्चन बैंक अगर है, तो पाठ्यक्रम विकास और परीक्षा प्रणाली की तुलना भी की जाती है। उसके बाद है कि प्रश्न संग्रह की जो प्रक्रिया है, सीखने की परिस्थितियों में या क्रियान्वयन की परिस्थितियों में, क्रिया करने की परिस्थिति में, ठीक है, सीखने की जो पाठ्य वस्तु है और विशिष्ट सीखने के जो उद्देश्य हैं, उस सब का निर्देशन भी इससे किया जा सकता है। उसके अलावा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का निर्माण समय समय पर धन एवं शक्ति की दृष्टि से भी अपेक्षाकृत अधिक खर्चीला हो जाता है, परंतु प्रश्न बैंक होने की वजह से ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, आसान हो जाता है। और प्रश्न संग्रह की जो प्रक्रिया है, उसमें विशेषज्ञों द्वारा उनकी सुविधा के अनुसार प्रश्नों के निर्माण का अवसर मिलता है। साधारणतः प्रश्न संग्रह कार्यशालाओं की व्यवस्था में की जाती है। उसमें क्या होता है कि प्रश्नों का निर्माण तथा उसकी परख भी हो जाती है। ठीक है, और दूरवर्ती शिक्षा में प्रश्न संग्रह द्वारा प्रणाली को लचीला बनाया जाता है, ताकि छात्रों की तैयारी बराबर और समय समय पे उसकी परीक्षाएं ली जा सके। बीच कई और बच्चे भी जुड़ चुके हैं, जैसे ज्योत्सना कुमारी, लिशा कुमारी, उसके बाद रजनीश कुमार, उसके बाद भास्कर कुमार, चांदनी कुमारी, अंकित मिश्रा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी दिक्कत है, जो भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो, आप उसको भेज सकते हैं, ताकि हम उसको फिर दोबारा बना दें। और इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ से ज़ूम मीटिंग ऐप्स इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन करने के बाद हमारा आईडी और पासवर्ड हमने इस पर दे दिया है। हमारा आईडी है 8270290205 और पासवर्ड है 5 कैपिटल WGBKM। इस पे आप क्लिक करें, ऑनलाइन आए, और जो बैच टाइम है उसमें हमारी क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।